स्टूडेंट्स, बायोलॉजी के अंदर आगे बढ़ेंगे। हमने 22वां लेसन डाइजेस्टिव सिस्टम कर लिया था, पाचन तंत्र के बारे में। आज हम पढ़ेंगे लेसन 23 जिसका नाम है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र की बात करते हैं। हमने पाचन तंत्र की बात की, पाचन तंत्र में भोजन का पाचन हुआ था। आज हम श्वसन तंत्र के अंदर श्वासन के बारे में, सांस किस प्रकार से लिया जाता है, श्वसन जो है इसका जो तंत्र होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मैंने आपको बताया प्रत्येक तंत्र में दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। एक तो होता है संरचना से संबंधित और एक होता है क्रियाविधि से संबंधित। तो आज हम पढ़ेंगे इसकी संरचना के बारे में, नॉर्मल श्वसन क्या होता है उसके बारे में, फिर हम बात करेंगे क्रियाविधि के बारे में। सबसे पहले हम श्वसन को जानते हैं। श्वसन क्या होता है? श्वसन का मतलब होता है कि हमारे शरीर में जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उन जैव रासायनिक क्रियाओं के दौरान जो भोज्य पदार्थ होता है, उस भोज्य पदार्थों का जो ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण के द्वारा जो क्या बनती है, ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। देखिएगा, मैंने कहा कि भोज्य या खाद्य पदार्थों का जैव रासायनिक क्रियाओं के द्वारा ऑक्सीकरण होना तथा ऊर्जा व CO2 व H2O का निर्माण होना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। जैसे कि देखिएगा, हमने भोजन खाया इस रूप में, इसे हम कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बोल देंगे, C6H12O6 प्लस में हमने क्या किया, ऑक्सीजन गैस श्वसन के दौरान क्या की, ग्रहण की। श्वसन के दौरान आपको पता है हम कौन सी गैस ग्रहण करेंगे, ऑक्सीजन। छोड़ेंगे कौन सी, तो आप क्या बताएंगे, CO2। तो देखिएगा O2, अब हम क्या करेंगे, क्रिया करवाएंगे। ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर में जाके श्वसन जो ग्लूकोज होती है इसका ऑक्सीकरण करती है, और ऑक्सीकरण के दौरान क्या बन जाता है, CO2 प्लस H2O प्लस में ऊर्जा। और ये जो एनर्जी, जो ऊर्जा निकलती है, ये होती है 686 किलो कैलोरी। यानी कि हम कहते हैं कि भोजन खाने से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। वो ऊर्जा इसी प्रकार मिलती है क्योंकि जो भोजन होता है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, इनका ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन के माध्यम से। इसे ही हम क्या कह देते हैं, श्वसन कह देते हैं। श्वसन जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है बाह्य श्वसन, एक होता है आंतरिक श्वसन। जो आंतरिक श्वसन होता है इसे हम कोशिकीय श्वसन भी कह देते हैं। बाह्य श्वसन क्या होता है? बाह्य श्वसन का मतलब होता है बाहर पर्यावरण और हमारे शरीर के बीच में जो क्रिया हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, बाह्य श्वसन। जैसे कि हमने शरीर से वायु को बाहर निकाला CO2 के रूप में, इसी प्रकार हमने वायु को बाहर से, पर्यावरण से क्या किया, हमने शरीर के अंदर ग्रहण किया ऑक्सीजन के रूप में। इसे हमने क्या कहा, बाह्य श्वसन। पर्यावरण के अंदर बाहर CO2 को त्याग देना, O2 को ग्रहण कर लेना क्या कहलाता है, बाह्य श्वसन। पर्यावरण और मनुष्य के बीच में जो क्रिया हो रही है, पर्यावरण से वायु को अंदर ग्रहण करना और अंदर से वापस वायु जो है उसको पर्यावरण में बाहर निकाल देना, उसे हम क्या कहेंगे, बाह्य श्वसन। आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन जो होता है, ये कोशिकाओं के द्वारा होता है। जब हमारे शरीर के अंदर क्रिया हो रही है, शरीर के अंदर जैसे ही ऑक्सीजन जाती है तो ऑक्सीजन अंदर भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करती है और क्या बनाती है, CO2। यानी ये हमारे शरीर के अंदर क्रिया हो रही है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, आंतरिक श्वसन। कोशिकाओं के माध्यम से हो रही है, इसीलिए इसी को क्या कह देते हैं, कोशिकीय श्वसन। अब आंतरिक श्वसन जो है ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है वायवीय या
ऑक्सीय श्वसन और एक होता है अवायवीय या अनोक्सीय श्वसन। वायवीय या अवायवीय श्वसन क्या होता है? वायवीय श्वसन तो वायु की उपस्थिति में होता है। वायवीय का मतलब वायु, ऑक्सीय का मतलब ऑक्सीजन। ये श्वसन जो होता है वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यानी ऑक्सीजन और वायु होनी चाहिए। तब अगर भोजन का ऑक्सीकरण हो जाए और ये सब बन जाए तो इसे हम क्या कहेंगे? वायवीय श्वसन। जैसे कि मनुष्य में ये वायवीय श्वसन होता है। इसी प्रकार जो बहुकोशिकीय जीव है जैसे कि घोड़ा है, मुर्गी है, खरगोश है, तो उनमें क्या हो रहा है? वायु की ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है श्वसन, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? वायवीय या ऑक्सीय श्वसन। अवायवीय या अनोक्सीय श्वसन की बात करें तो जो श्वसन होता है वो वायु या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। जैसे कि इसमें क्या होता है, जो भोजन होता है ये बिना ऑक्सीजन के सीधे ही किस में टूट जाता है? अल्कोहल में टूट जाता है, साथ में CO2 बन जाती है और क्या बन जाती है? H2O बन जाती है और साथ में निकलती है ऊर्जा। ये जो ऊर्जा निकलती है ये 56 किलो कैलोरी निकलती है। तो इस प्रकार के श्वसन को जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता या वायु की कोई आवश्यकता नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं? अवायवीय या अनोक्सीय श्वसन। ये जो श्वसन होता है ये किस में होता है? जीवाणुओं में या हमारे शरीर की जो मांसपेशियां होती हैं उन मांसपेशियों के द्वारा इस प्रकार का श्वसन किया जाता है। तो ये हमने पढ़ा श्वसन के बारे में। नॉर्मल बात है, श्वसन जो होता है दो प्रकार का होता है, बाह्य और आंतरिक। आंतरिक जो होता है दो प्रकार का, वायवीय और अवायवीय। अब हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र की क्रियाविधि संरचना के बारे में। जो श्वसन तंत्र होता है इसकी संरचना क्या है? तो मनुष्य में श्वसन तंत्र की संरचना का अध्ययन करेंगे। देखिएगा, हम बात करते हैं मानव में श्वसन तंत्र। मानव का जो श्वसन तंत्र होता है इसे दो भागों में बांट देते हैं। इसकी संरचना को दो भागों में बांट देते हैं। एक तो होता है श्वसन मार्ग और एक होता है श्वसन अंग। श्वसन अंग और श्वसन मार्ग। सबसे पहले हम बात करेंगे श्वसन मार्ग की। श्वसन मार्ग क्या होता है और ये दूसरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। दूसरा है श्वसन अंग। सबसे पहले बात करेंगे श्वसन मार्ग की। श्वसन मार्ग जो है इसके अंदर इसको विभिन्न भागों में बांटा गया है। हम विभिन्न भागों का अध्ययन करते हैं। तो इसमें जो पहला भाग आता है श्वसन मार्ग में, श्वसन मार्ग का मतलब श्वसन का रास्ता क्या है उसका अध्ययन करेंगे। किस प्रकार से जो वायु है, जो ऑक्सीजन है, वो हमारे नाक के माध्यम से या नाक के द्वारा फेफड़ों तक पहुंच जाए, उसे हम क्या कहेंगे? श्वसन मार्ग। किस रास्ते से जा रही है? तो श्वसन मार्ग को हम विभिन्न भागों में बांटेंगे। पहला जो भाग है वो है बाह्य नासा छिद्र। बाह्य नासा छिद्र। बाह्य नासा छिद्र का मतलब होता है जो ये बाहर आपको नाक के, नासा का मतलब नाक होता है, नाक के जो दो छिद्र आपको दिखाई दे रहे हैं इसे हम क्या कह देते हैं? बाह्य नासा छिद्र। यानी कि नाक के सिरे पर, नाक जो है इसके सिरे पर एक जोड़ी यानी कि दो जो छिद्र है ये क्या कहलाते हैं? बाह्य नासा छिद्र कहलाते हैं। इसके आगे बात करते हैं, बाह्य नासा छिद्र हो गए। दूसरी बात करते हैं, बाह्य नासा छिद्र जो है ये इस नाक के, नाक आपको दिखाई दे रही है, इसके इस भाग में जाते हैं यानी कि नासा गुहा बोलते हैं। इस नासा मार्ग के अंदर खुलते हैं ये। तो दूसरा हम लेंगे नासा वेशम या नासा मार्ग। नासा वेशम या नासा मार्ग, जो नासा छिद्र होते हैं, बाह्य नासा छिद्र, ये नासा मार्ग में खुलते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रही है लंबी नाक, इसको हम नासा मार्ग बोलेंगे। और जो नासा मार्ग या नासा वेशम जो होता है ये एक पट के द्वारा क्या होता है? दो भागों में पृथक होता है, जिसे हम नासा पट बोलते हैं। आपको नाक के दोनों छिद्रों के बीच में ये जो पट दिखाई दे रहा है, ये जो लाइनिंग दिखाई दे रही है, ये क्या कहलाती है? नासापट। और इस नासापट के द्वारा जो नास है वो दो भागों में विभक्त होती है। दोनों नासा छिद्र जो होते हैं बाह्य, ये अपने अपने ओर के नासा वेशम या नासा मार्ग में खुल जाते हैं।
इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो नासा मार्ग या नासा वेशम जो होता है, ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है इतना लंबा, ये जो भाग है नाक का, ये 4 अस्थियों द्वारा निर्मित होता है। कितनी अस्थियों द्वारा? 4 अस्थियों द्वारा। इन 4 अस्थियों के नाम क्या है तो आप याद करना। एक तो नाम है नेजल, एक है प्रीमैक्जिला, इसके अलावा है मैक्जिला, और चौथा है एथमोइड अस्थि। यानी कि इन 4 अस्थियों के द्वारा क्या है, नासा वेशम या नासा मार्ग जो आपको नाक दिखाई दे रही है ये बनी हुई होती है। 4 अस्थियां होती हैं ये इसमें, नेजल, प्रीमैक्जिला, मैक्जिला और एथेमोइड अस्थि। इसके द्वारा नासा वेशम का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरी हम बात करते हैं नांत्रिक नासा छिद्र की। तीसरी बात करते हैं आंतरिक नासा छिद्र की। आंतरिक नासा छिद्र मैंने आपको पाचन तंत्र में बताया था कि जो कोमल तालु होते हैं, कोमल तालु जो होते हैं मुख गुहा में, उसमें उसके पीछे की ओर क्या खुलते हैं, पश्च भाग में आंतरिक नासा छिद्र खुलते हैं, जो कि एक जोड़ी होते हैं, जिसके आगे की ओर यूला होता है जो भोजन को आंतरिक नासा छिद्रों में जाने से रोकता है। तो जो आंतरिक नासा छिद्र होते हैं, ये आंतरिक नासा छिद्र एक जोड़ी होते हैं और ये कहाँ खुलते हैं, कोमल तालु के पश्च भाग में, कोमल तालु के पश्च भाग में खुलते हैं। जो आंतरिक नासा छिद्र होते हैं ये इतना ही है, कोमल तालु के पश्च भाग में खुलेंगे। इसके आगे की ओर यूवुला होगा जो भोजन या पानी वगैरह जो भी है उसको आंतरिक नासा छिद्रों में जाने से रोकेगा। अच्छा, हम नासा वेशम को एक बार फिर से देखते हैं। नासा मार्ग या नासा वेशम जो होता है इस 4 अस्थियों द्वारा निर्मित होता है और इसी को नासा जो वेशम या नासा मार्ग है इसको हम 3 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांट देते हैं? 3 भागों में। नासा मार्ग जो था नासा वेशम, इसको 3 भागों में बांटते हैं। पहला जो भाग होता है ये होता है परघाण, दूसरा जो भाग होता है उसे बोलते हैं श्वसन भाग, और तीसरा जो भाग होता है उसको बोलते हैं घ्राण भाग। ये 3 भाग होते हैं किसके? नासा वेशम के। नासा वेशम या नासा मार्ग जो है इसके 3 भाग। परघाण जो होता है ये क्या होता है कि इसके अंदर संवेदी रोम होते हैं। क्या होते हैं? संवेदी रोम। नाक के अंदर आपको संवेदी रोम दिखाई देते होंगे। ये जो रोम होते हैं इनका कार्य क्या होता है, जब वायु अंदर जाती है, प्रवेश करती है बाह्य नासा छिद्रों के माध्यम से, तो ये रोम क्या करते हैं, जो वायु के साथ में धूल के कण आए हैं, जीवाणु वगैरह आए हैं, तो उनको ये बाहरी क्या रोक लेते हैं बाहरी। श्वसन भाग जो होता है इसके अंदर श्लेष्म उपकला झिल्ली पाई जाती है। श्लेष्म उपकला, श्वसन उपकला झिल्ली, श्लेष्म उपकला झिल्ली पाई जाती है। इस झिल्ली के द्वारा क्या होता है, श्लेष्मा का स्त्रवण किया जाता है। किसका स्त्रवण किया जाता है? श्लेष्मा का। और श्लेष्मा जो होती है ये क्या करती है, श्लेष्मा जो जीवाणु वगैरह होते हैं उनको क्या कर लेती है, यहाँ पे रोक लेती है। इसके साथ ही ये जो वायु जो है इस वायु को ये नम और गर्म बनाने का कार्य करती है। श्वसन भाग जो है इसमें श्वसन उपकला झिल्ली पाई जाती, श्लेष्म उपकला झिल्ली पाई जाती है जो श्लेष्मा का निर्माण करेगी। श्लेष्मा वायु को क्या कर देगी, नम व गर्म कर देगी। अब हम बात करते हैं घ्राण भाग की। घ्राण भाग जो होता है इसमें घ्राण संवेदनाएं होती हैं। क्या होती हैं? घ्राण संवेदनाएं। घ्राण संवेदनाएं जो होती है ये विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं जैसे सूंघने वगैरह से संबंधित होती है। जो सुगंध वगैरह हम नाक से ही सूंघते हैं वो किसके कारण होता है? घ्राण भाग के कारण इसमें घ्राण संवेदनाएं उपस्थित होती हैं। ये हमने बात की आंतरिक नासा छिद्रों की। एक जोड़ी कोमल तालु में पश्च भाग में क्या होते हैं, आंतरिक नासा छिद्र पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अबे तो हम आंतरिक नासा छिद्र तक आ गए। नेक्स्ट ये नासा
जो श्वसन मार्ग है वो चल रहा था अपना श्वसन मार्ग, और दूसरा भाग हमने पढ़ा था श्वसन अंग। इसके अंदर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब हम पढ़ते हैं डी, जिसे हम बोलेंगे नासाग्रसनी। नासाग्रसनी क्या होती है? देखिएगा, आंतरिक जो नासा छिद्र है, वो आंतरिक नासा छिद्र जो होते हैं ये नासाग्रसनी में खुलते हैं। नासाग्रसनी जो है ये ग्रसनी का पृष्ठ भाग होती है। क्या होती है? पृष्ठ भाग होती है। जो नासा छिद्र होते हैं ये नासाग्रसनी में ही खुलते हैं। जो बाह्य आंतरिक नासा छिद्र होते हैं, आंतरिक नासा छिद्र, ये जो नासा गुहा है, ये नासा गुहा जो होती है ये इनको ग्रसनी से जोड़ती है। नासा ग्रसनी में खुलते हैं। ग्रसनी का पृष्ठ भाग ग्रसनी हमने पाचन तंत्र में पढ़ी थी। आगे बढ़ते हैं कि आगे हम एक भाग का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है घाटी। घाटी के बारे में हमने पढ़ा था। जो मुख्य गुहा होती है, इस मुख्य गुहा के अंदर दो छिद्र होते हैं। अंत में जाके ग्रसनी जो वाला भाग होता है, इसमें इस ग्रसनी वाले भाग में दो द्वार होते हैं। एक को हमने घाटी द्वार कहा था, एक को हमने निगल द्वार कहा था। तो जैसे ही जो घाटी द्वार होता है ये किस में खुलता है? श्वास नली में खुलता है। और जो निगल द्वार होता है ये किस में खुलता है? ये गर्सिका में खुलता है। यानी कि जो यहाँ पे वायु आएगी, जो श्वसन के दौरान वायु हम ग्रहण करेंगे, तो वो कहाँ जाएगी? घाटी द्वार में जाएगी। इस घाटी द्वार के ऊपर क्या होता है? एक ढक्कन नुमा संरचना होती है पेशियों की बनी हुई, जिसे हम घाटी ढक्कन या इसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस या जो घाटी ढक्कन होता है ये क्या करता है? जब भोजन खाते हैं तो इससे घाटी द्वार को बंद कर देता है, जिससे भोजन कहाँ चला जाता है? निगल द्वार में चला जाता है। तो ये हमने बात की किसकी? घाटी की। जिससे क्या है? भोजन अगर श्वास नली में चला जाएगा तो श्वास नली अवरुद्ध हो जाएगी, व्यक्ति क्या हो सकती है? बिना श्वसन के मृत्यु हो सकती है। तो ये हमने बात की घाटी की। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला इसका टॉपिक पढ़ते हैं। ये हमने नासा मार्ग के पार्ट पढ़ रहे थे हम। आगे देखिएगा, आगे हम बात करते हैं अगले भाग की। जो अगला भाग होता है वो होता है कंठ। कंठ जो होते हैं आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे अभी जो आगे की संरचना है वो हमें दिखाई नहीं दे रही है। हम इस पे श्वसन का डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे पहले। तो श्वसन का मैं डायग्राम बना रहा हूँ, देखना। थोड़ा सा इधर बनाते हैं इसको। ये मैं बात कर रहा हूँ, श्वास नली है ये। कंठ जो होते हैं, ये कंठ जो होते हैं ये श्वास नली का फूला हुआ भाग होता है। श्वास नली जो होती है इसका फूला हुआ भाग होता है। फूला हुआ भाग होता है और किसके द्वारा निर्मित होता है? उपास्थि द्वारा निर्मित एक खोखली संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? खोखली संरचना होती है। कंठ जो होते हैं इनकी जो गुहा होती है, इस खोखला है, गुहा पाई जाएगी अंदर। इनकी जो गुहा होती है उसे हम कंठ कोष्ठ कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कंठ कोष्ठ। और इस कंठ कोष्ठ के अंदर ध्वनि को उत्पादन करने के लिए, हम जो ध्वनि उत्पादित करते हैं, इस ध्वनि को उत्पादन करने के लिए स्वर रज्जु पाए जाते हैं, जो कि कितने होते हैं? 2 जोड़ी होते हैं। टोटल 4 होते हैं। 2 जोड़ी क्या पाए जाते हैं? स्वर रज्जु। जो कंठ की गुहा होती है उसे कंठ कोष्ठ कह देते हैं। खोखला होता है, इसके अंदर कंठ कोष्ठ में क्या होते हैं? ध्वनि उत्पादन हेतु 2 जोड़ी स्वर रज्जु पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमने इतनी बातें की। देखिएगा कि जो कंठ होता है ये श्वास नली का आगे का फूला हुआ भाग होता है। और ये जो कंठ होता है
ये 4 उपास्थ्यों से निर्मित होता है। कितनी उपास्थ्यों से निर्मित होता है? 4 उपास्थ्यों से निर्मित होता है। एक तो होती है थायराइड उपास्थि जो कि संख्या में 1 होती है। दूसरी है क्रिकोइड भी 1 होती है। और तीसरी है एरिटिनोइड 2 होती है संख्या में। तो 2 1 3 1 4 यानी 4 उपास्थ्यों से मिलकर क्या बना होता है? कंठ बना होता है। तो यहाँ पे मैं जो बना रहा हूँ ये क्रिकोइड बना रहा हूँ। क्रिकोइड जो होती है इस प्रकार से थोड़ी बड़ी ग्रंथि बड़ी उपास्थि होती है। क्रिकोइड है ये, क्रिकोइड उपास्थि है ये। और इसके ऊपर की बात करें तो इसके ऊपर एक फूली हुई संरचना होती है इस प्रकार से। ठीक है, ये श्वास नली की बात की मैंने, ये क्रिकोइड हो गई, ये फूली हुई संरचना हो गई। 4 उपास्थ्यों से निर्मित होती है। श्वास नली का फूला हुआ जो भाग है ये कंठ है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। कंठ जो होता है इसमें जो थायराइड होती है, ये थायराइड वाली बात कर रहा हूं मैं, ये थायराइड है, ये क्रिकोइड है। थायराइड जो है, इस थायराइड के आगे का जो भाग होता है वो फूला हुआ होता है। क्या होता है? फूला हुआ दिखाई दे रहा है आपको। थायराइड का जो आगे वाला फूला हुआ भाग होता है, वो फूला हुआ जो भाग होता है उसे एडम्स एप्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल जो होता है ये पुरुषों में ज्यादा फूला हुआ होता है लेकिन महिलाओं में कम फूला हुआ होता है। यहाँ पे आपने देखा होगा कुछ एडम्स एप्पल जो होती है बाहर फूली हुई, कई नर मनुष्यों में आपने देखा होगा, कई व्यक्तियों में देखा होगा, यहाँ पे फूली हुई संरचना पाई जाती है। वो क्या होती है? उपास्थि फूली हुई जो होती है वो क्या होती है? एडम्स एप्पल होती है, जिसे टेंटुआ भी बोल देते हैं हम। जिसे क्या बोल देते हैं? टेंटुआ भी बोल देते हैं। ये आगे का फूला हुआ भाग होता है एडम्स एप्पल, जो ये है मनुष्यों में जो नर होते हैं उनमें पाया जाता है और महिलाओं में थोड़ा कम उभार होता है थायराइड के आगे, या पाया ही नहीं जाता। ठीक है, ये हमने बात की किसकी? कंठ की। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं एक बार मिटा देता हूं। यहाँ पे हम डायग्राम बनाते हैं एक बार। ठीक है, देखिएगा, ये है श्वास नली। आगे हम इसी की बात करेंगे। जो श्वसन मार्ग है, इस श्वसन मार्ग में हम श्वसन मार्ग की बात कर रहे थे। श्वसन मार्ग के अंदर जो एफ है अब वो है कंठ के बाद में श्वास नली। श्वास नली जो होती है, श्वास नली ये 12 सेंटीमीटर होती है। 12 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। 12 सेंटीमीटर लंबी नली होती है और इसमें सी आकार के उपास्थि के छल्ले होते हैं। सी आकार के उपास्थि के छल्ले, ये जो मैंने बनाए हैं ये सी आकार के उपास्थि के छल्ले हैं। सी आकार के उपास्थि के छल्ले। सी आकार के उपास्थि छल्ले इसलिए होते हैं श्वास नली में, इनको आप यहाँ पे हाथ लगा के महसूस भी कर सकते हैं। उपास्थि के छल्लों को एक के बाद एक आपको महसूस होंगे। ये इसलिए होते हैं क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो श्वास के दौरान जब हम श्वास को अंदर लेते हैं बाहर छोड़ते हैं तो उस समय श्वास नली पिचक न जाए, पिचकने से रोकने के लिए इसमें क्या पाए जाते हैं? सी आकार के उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो ये वक्ष गुहा तक, कंठ से लेकर वक्ष गुहा तक फैली होती है। वक्ष गुहा जो है हमारी यहाँ तक ये फैली होती है। तो ये हमने बात की श्वास नली की। श्वास नली जो है ये आगे 2 भाग, जो फेफड़े होते हैं उन फेफड़ों में जाके 2 भागों में विभक्त हो जाती है। श्वास नली जो होती है ये 2 भागों में विभक्त हो जाती है फेफड़ों में जाके, जिसे हम श्वसनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसनिया। श्वसनिया आगे अगला भाग है जी श्वसनिया। श्वसनिया इस प्रकार से बनाएंगे, देखना। इसमें भी क्या होते हैं? सी आकार के उपास्थि के छल्ले होते हैं। तो ये हमने बनाई श्वसनिया।
ये बाएं फेफड़े में जाएगी, बाईं श्वसनी है, सॉरी दायां फेफड़ा है इधर, दाईं श्वसनी है, और इधर ये कौन सी है, बाईं श्वसनी है। श्वसनियां जो होती हैं इनमें भी सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, और ये जो श्वसनियां होती हैं अपनी ओर के फेफड़ों में खुल जाती है, अपनी ओर के फेफड़ों में खुल जाती है। ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि श्वसनियां जो हैं, यहाँ तक का जो पार्ट है ये किसका हुआ, श्वसन मार्ग का। हमने बाह्य नासा छिद्रों से लेके श्वसनियों तक का जो मार्ग पड़ा इसे हम बोलेंगे श्वसन मार्ग। इस प्रकार से श्वसन जो श्वास है, वायु है, वो यहाँ तक पहुंच जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं श्वसन अंग की। दूसरी हमने बात की थी, श्वसन तंत्र को हमने दो भागों में बांटा था, श्वसन मार्ग, और दूसरा हमने भाग बनाया था श्वसन अंग। तो अब दूसरे भाग की बात करते हैं जिसका नाम है श्वसन अंग। श्वसन अंग जो होता है, इस श्वसन अंग के रूप में हमारे शरीर में फेफड़े पाए जाते हैं। फेफड़ों को हम फुफ्फुस भी बोल देते हैं, आपको ध्यान होगा। तो फेफड़े या फुफ्फुस की बात करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, श्वसनियां जो होती हैं ये कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है इस प्रकार से। इसी प्रकार इसको देखते हैं, भागों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, इनको भी आगे और हम विभिन्न शाखाओं में विभक्त कर सकते हैं। जो अब देखिएगा, हम फेफड़े बनाते हैं, फेफड़ों की बात कर रहे हैं। तो फेफड़े जो होते हैं इस प्रकार से बनाएंगे हम। ये हमने क्या बना दिए, फेफड़े। दो झिल्लियां होती हैं फेफड़ों की, ध्यान रखना इसको, जिन्हें हम फुफ्फुस आवरण कह देते हैं। तो फेफड़े होते हैं, इन फेफड़ों के चारों ओर दो झिल्लियां होती हैं जिसे हम फुफ्फुस आवरण कह देते हैं। इन्हें हम बोलते हैं फुफ्फुस आवरण। जो फेफड़े होते हैं इनके जो बाहर दो झिल्लियां होती हैं इन्हें हम क्या कह देते हैं, फुफ्फुस आवरण कह देते हैं। और फुफ्फुस आवरण के मध्य का जो अवकाश होता है दोनों के मध्य, इस अवकाश को हम फुफ्फुसीय अवकाश कहते हैं। क्या कहते हैं, फुफ्फुसीय अवकाश कहते हैं। फुफ्फुसीय अवकाश जो होता है इसमें वायु दाब जो होता है ये वायु दाब ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक का मतलब होता है कि इसके अंदर वायु नहीं पाई जाती है। वायु नहीं पाए जाने के कारण क्या होता है कि जब कभी इसके अंदर वायु भर जाती है तो फेफड़े जो होते हैं ये पिचक जाते हैं, और पिचकने से व्यक्ति क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इसमें एक तरल भरा रहता है। जो फेफड़े होते हैं इन फेफड़ों के फुफ्फुसावरण में, सॉरी जो अवकाश है फुफ्फुसीय, इस अवकाश के अंदर एक तरल होता है। ये जो तरल होता है इसे फुफ्फुसीय तरल कहते हैं। ये जो तरल होता है इसे हम फुफ्फुसीय तरल कहते हैं। इसे हम बोलते हैं फुफ्फुसीय तरल।
ओके, आगे बढ़ते हैं। जो श्वसनियां होती हैं, जो फेफड़े होते हैं, इनमें जो दायां फेफड़ा होता है, ये जो दायां फेफड़ा होता है, ये 3 भागों में विभक्त होता है। कितने भागों में विभक्त होता है? 3 भागों में। इस प्रकार से इन 3 भागों को 1 2 3 भागों में विभक्त होता है, 2 3 पालियों 3 पिंडों में विभक्त होता है। और जो ये होता है, ये 2 ही पिंडों में विभक्त होता है। एक तो ये वाला होता है, एक ये होता है। आगे बढ़ते हैं। जो श्वसनी होती है, जो फेफड़े होते हैं, इनके नीचे एक गुबंदाकार पट पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं तनुपट, या इसे हम डायफ्राम भी बोल देते हैं। इसे हम बोलते हैं डायफ्राम। अच्छा, आगे सुनिएगा कि इसके चारों ओर जो पंसलियां पाई जाती हैं, उनको बना रही हैं। जैसे कि यहाँ पे इस प्रकार से पंसलियां पाई जाती हैं। पंसलियां ये आपस में जुड़ी होती हैं, ये भी ध्यान रखना आप। इस प्रकार से हम इन्हें जोड़ेंगे। तो ये हमने बात की इनके पंसलियों की बाहर की ओर, जो कि फेफड़ों की क्या करती है? सुरक्षा करती है। ये इसी से जुड़ा होता है। तो ये इसकी क्या करती है? सुरक्षा करती है। किसकी? फेफड़ों की। फेफड़ों की सुरक्षात्मक आवरण होता है बाहर की ओर। जो श्वसनियां होती हैं, ये श्वसनियां इसके अंदर प्रवेश करके, श्वसनियां जो है इसमें प्रवेश करके, ये प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी का निर्माण करती है। ये जो तृतीयक श्वसनियां होती हैं, ये तृतीयक श्वसनियां आगे चलकर अंतस्थ श्वसनिकाएं और उसके बाद में श्वसन श्वसनिकाओं में विभक्त हो जाती है। श्वसन श्वसनिकाओं में क्या हो जाती है? विभक्त हो जाती है। और श्वसन श्वसनिकाएं जो होती हैं, ये आगे चल के विभक्त हो गई मान लीजिए। और जो श्वसन श्वसनिकाएं होती हैं, इनमें आगे चलकर एक इस प्रकार से वायु कुपिकाओं का कोष पाया जाता है। वायु कुपिकाओं का कोष पाया जाता है, जिसके अंदर विभिन्न वायु कुपिकाएं उपस्थित होती है। और ये जो वायु कुपिकाओं का जो कोष होता है, ये दोनों फेफड़ों में पाए जाते हैं। और इनके माध्यम से ही, यानी वायु कुपिकाओं का जो कोष है, वायु कुपिका कोष जो है, इसे हम एट्रियम भी बोल देते हैं। इस कोष को एट्रियम, जो एट्रियम है, ये वायु कोष कुपिका कोष जो है, इसमें 60 करोड़ के लगभग, दोनों फेफड़ों में 60 करोड़ के लगभग क्या पाई जाती है? वायु कुपिका एल्वोलाई पाई जाती है। वायु कुपिकाओं के माध्यम से क्या होता है? श्वसनीय गैसों का आदान प्रदान होता है, श्वसनीय गैसों का विनिमय होता है। जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड किसमें चली जाती है? रक्त वाहिकाओं में उपस्थित रक्त में चली जाती है। तो ये हमने बात की श्वसन तंत्र की संरचना की।